हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में, जैसे देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई, उसको लेकर नितिन गडकरी संसद पहुंचे। तो इसे किसने बनाया है और हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है, इसका इंजन क्या है, तकनीक क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, जिसके बारे में चर्चा आजकल हो रही है और इंडिया एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाकर। तो ईंधन की दुनिया में एक नई क्रांति एक तरह से आने वाली है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। सर, इसका टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है, कई किलोमीटर में आग फैली हुई है। इंडियन एयरफोर्स को वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लगाना पड़ा है। तो क्या है, कहाँ पर है, उस पर बात होगी। इंडिया और श्रीलंका ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, और क्या है वो पैक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। ये गोपनीय पैक्ट है, एक तरह से ये बताया गया है। स्विस ओपन 2022 एकल जो महिला खिताब है वो इंडिया ने जीत लिया है। किन्होंने जीता है उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक बटन दबाना मत भूलना। और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 1 अप्रैल को मैराथन वीडियो आ रहा है, जनवरी से मार्च तक के करंट अफेयर्स का MCQ होगा। हर टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे सुबह 11 बजे 1 अप्रैल को। ओके, अगर आप इसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं 1 अप्रैल के बाद, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टॉपिक को कवर किया गया है, और रेलवे हो, SSC हो, PCS एग्जामिनेशन हो, पुलिस के हो, UPSC हो, सब में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें काम आएंगी। उसका PDF भी अवेलेबल होगा और बुक भी। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई, उससे नितिन गडकरी संसद पहुँचे। तो इस कार को किस कंपनी ने बनाया? आंसर होगा टोयोटा। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो 30 मार्च को उन्होंने इस कार का इस्तेमाल किया, पहली बार वो संसद पहुंचे लेकर, और उन्होंने कहा है कि ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है। क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, आगे बताते हैं आपको। ये कार पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की गई है, ताकि इंडिया में जो पर्यावरण है, जलवायु है और जो सड़कें हैं उस पर कितनी खड़ी उतरती हैं ये कार, वो देखने के लिए। ओके, और इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन फिल किया जाएगा, हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में बनाते हुए। ओके, और कहाँ से ये फिल होगा? तो फरीदाबाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक पंप है, वहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो वहाँ से इस कार में फ्यूल डाली जाएगी। ओके, और एक बार में फ्यूल डालने के बाद 646 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकेगा, और 5 मिनट में ही ईंधन भरा जा सकेगा। और आपको बताऊं कि पर किलोमीटर इससे करीब करीब बताया गया है कि 2 रुपये के आसपास ईंधन का खर्च आएगा। ओके, और ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ये बनाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, तो सवाल यहाँ होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक पारंपरिक ईंधन का एक ऑप्शन है, और जो भी व्हीकल हैं ख़ासतौर पे हाइड्रोजन से चलने वाले, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन ज़ीरो एमिशन ईंधन कहा जाता है, यानी प्रदूषण इससे नहीं होता है। तो हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है ईंधन के रूप में? तो उसको पानी से बनाया जाता है। पानी यानी वाटर H2O होता है, तो उसी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटर के जरिए, और फिर उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, और फिर वो ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, उसी से हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। ग्रे हो जाता है, जिसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है जिसमें जैसे कोयले से बनी हुई जो बिजली है उसका यूज़ होता है। ब्लू हाइड्रोजन यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उस दौरान जो रिफाइनरिंग के दौरान जो भाप मिलता है, वाटर वेपर मिलते हैं, उससे हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है, तो वो होता है ब्लू हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन मतलब सोलर या फिर विंड एनर्जी से जो बिजली बन रही है, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से हम वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसको तोड़ते हैं, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, तो वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन कार है, आप देख रहे हैं ये वीडियो, टोयोटा कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे ये वीडियो रखा हुआ है। तो इसको हम एक तरह से हाइब्रिड कार भी कह सकते हैं। इस कार में हाई प्रेशर टैंक होते हैं, इस तरीके, जैसे इस कार में 3 टैंक लगे हुए हैं। ओके, और हाई प्रेशर जो टैंक हैं
उसमें हम ईंधन भरते हैं और फिर वो ईंधन क्या करता है कि आगे बढ़कर वो चला जाता है फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल यहाँ पर होता है ऊपर में, और वो इसका हाइड्रोजन आगे जाके फ्यूल सेल में जाता है और फ्यूल सेल से वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। फ्यूल सेल में क्या करते हैं कि जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसको लेकर वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दोनों गैस है वो उसका वहाँ पर होता है केमिकल रिएक्शन और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल में जाती है और वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से कार चलती है। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार में दिक्कत ये होती है कि आपको उसको चार्ज कराने के लिए कई घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर अगर आप जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो भी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है फास्ट चार्जिंग में। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि चार्जिंग का काम ये हाइड्रोजन गैस ही कर दिया करेगा। ठीक है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन कार इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये आगे आने वाले वक्त में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलने की उम्मीद है। वजह ये है कि इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी चलाया हुआ है। ठीक है, और नितिन गडकरी का कहना है कि जल्द ही भारत ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा और इसके लिए गीगा फैक्ट्री भी बनाई जा रही है। ये मिशन जो है इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि पेरिस जलवायु समझौते के तहत 2050 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करना है और 2022 यानी अभी इस साल के अंत तक 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्राप्त करना है, और ये हाइड्रोजन एनर्जी उसमें हमें लाभ करेगा। और हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लगभग 3000 करोड़ का ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। तो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। ओके, और इसके लिए गीगा फैक्ट्री बनाई जा रही है। गीगा फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए यानी हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ग्रीन हाइड्रोजन की पहली गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में स्थापित हुई है पिछले साल ही अगस्त 2021 में। ओके, अमेरिकी कंपनी है ओहमियम इंटरनेशनल, उसने वहाँ पर स्थापित की है गीगा फैक्ट्री। करीब 2000 मेगावाट क्षमता उसकी रखने की उम्मीद है। और रिलायंस ने भी जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्री बनाने की घोषणा की है और उसमें से एक जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए है। ओके, हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। ख़ासतौर पर जो रॉकेट है, यानी जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे जाते हैं, उसमें तो हाइड्रोजन फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कई दशकों से किया जा रहा है। और उसी हाइड्रोजन फ्यूल का अब कार में, ट्रक में, बस में, इस तरह के वेल्डिंग में, पेट्रोल रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, इन सब में यूज़ किया जाएगा। ओके, मुझे लगता है ग्रीन हाइड्रोजन पर पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में मार्च 2022 में भीषण आग लग गई, तो ये किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा राजस्थान। मुझे लगता है आपको पता होगा। और यहाँ पर भीषण आग लगी है, मैसिव फायर हुआ है, और ये राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। ओके, सरिस्का टाइगर रिजर्व 27 मार्च को पहली बार आग लगी और 2-3 दिन में ही ये 10-12 किलोमीटर तक आग फैल गई। तेज़ हवा की वजह से आग पहाड़ियों तक पहुंच गई है और धुआं हो रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वहाँ पर 27 यानी 27 बाघ हैं, टाइगर हैं, और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर आग लगी है कि इंडियन एयरफोर्स को 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पर तैनात करने पड़े हैं। ये वीडियो देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 V5, उसकी मदद से वहाँ पर जहाँ आग लगी है आसमान से ये पानी की बारिश की जा रही है ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है आगे बढ़ने में, जहाँ का हवा का रुख है उस दायरे में ख़ास तौर पे पानी डाला गया है ताकि आग आगे ना बढ़े। इससे कई जो जंगली जीव हैं, छोटे जीव हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। हालांकि बाघ को अभी तक नुकसान पहुँचने की ऐसी खबरें नहीं आई हैं। यही हेलीकॉप्टर है, इसी से वहाँ पानी गिराया जा रहा है और वहाँ
आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? Mi-17V5। इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे, इसी तरह के हेलीकॉप्टर में सवार थे अपने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत। उनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय का मामला है, मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है। उससे पहले फिर बता दूं कि आप वीडियो देखना मत भूलना। 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो आएगा। करंट अफेयर्स का मैराथन जनवरी से मार्च तक का तमाम एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उन सब में बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह के डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है? आंसर होगा समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है। 2 तरह के पैक्ट हैं दोनों, वो पैक्ट साइन हुआ है और इंडिया ने इसके बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को स्पष्टीकरण दिया है और उसमें कहा है कि भारत के साथ 2 रक्षा समझौते किए गए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट किया गया और इस समझौते के बारे में आधिकारिक रूप से दोनों की ओर से घोषणा नहीं की गई है। लेकिन श्रीलंका में हुआ यूँ कि यहाँ श्रीलंका मैप में आप देख रहे हैं, दरअसल इंडिया ने जब एक भारी भरकम रकम, चूँकि श्रीलंका की हालत बहुत ही ख़राब है फाइनेंशियली, तो इसको मदद चाहिए थी, तो इंडिया ने काफ़ी मदद की है फाइनेंशियली। तो उसी के बाद विपक्ष ने यहाँ पर ये बोलना शुरू किया कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है और तो उसी पर चर्चा हुई, बातचीत हुई और ये मीडिया में खबरें आई। तब श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा है, द हिंदू को भी बताया कि द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया कि समझौते पर 16 मार्च को साइन हुआ है इंडियन एम्बेसी के एक अधिकारी और जो श्रीलंका के जो रक्षा मंत्रालय है उसके एक अधिकारी के बीच में। ओके, उसमें ये समुद्री सुरक्षा ये समझौता है और इसमें यही होगा कि फ्लोटिंग डॉक की सुविधा होगी, इसके अलावा एयर निगरानी की भी सुविधा मिलेगी किसे? श्रीलंका को। मतलब कि इन श्रीलंका के जो भी न्यूज़ जो आ रहा है उसके अनुसार श्रीलंका के नेवी और उसके जो जहाज़ हैं वो यहाँ डॉक कर सकेंगे अलग अलग जगहों पर और इंडिया की भी नेवी अपने जहाज़ों को यहाँ डॉक कर सकेगी। डॉक करना मतलब वहाँ पर बंदरगाह पर रुकना। ठीक है, तो एक तरह से जो समुद्री सुरक्षा है और ख़ास तौर पे जो चीन का, यहाँ से चीन का जो प्रभाव है इस पर, उसको कम करने की कोशिश इंडिया ने ये की है। ओके, और इसके अलावा इंडिया अपना डोर्नियर जो टोही विमान है उसको भी मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा उसको सिक्योरिटी के लिए। तो ये देखने को मिला है एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट पड़ोसी देश के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्विस ओपन 2022 के महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर होगा PV सिंधु। ओके, PV सिंधु ने ये जीत लिया है। उन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन तो उसको हराकर ये खिताब जीत लिया है। बैडमिंटन ये टूर्नामेंट है। PV सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उसकी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है 2022 की। तो उसके अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर होगा मुरादाबाद। ओके, ये रिपोर्ट है फ्रंटियर्स 2020 और इसी रिपोर्ट में दुनिया भर में जो प्रमुख शहर हैं उन सब के जो ध्वनि नॉइज़ पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, उसके बारे में एनालिसिस किया गया है और इसमें बताया गया है कि दूसरा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है वो मुरादाबाद है और भारत का ये पहला है। रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में ध्वनि प्रदूषण 114 डेसिबल है, ये बताया गया हाईएस्ट। हालांकि इस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने सवाल उठाए हैं और आंकड़ों को त्रुटिपूर्ण बताया है। आप न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में और ये कहा गया है कि मे बी फ्लॉड, मतलब कि ये आंकड़े गड़बड़ हो सकते हैं। वजह यह है कि मुरादाबाद के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रभारी हैं वहाँ के विकास मिश्र, तो उनका ये कहना है, मीडिया में उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई यानी नॉइज़ पॉल्यूशन का डेटा मापने के लिए UNEP के द्वारा कोई सेंसर वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है और न ही इसके निगरानी के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है।
तो आखिर ये डेटा कैसे उन तक पहुंचा है इसका कुछ पता नहीं है। द हिंदू ने भी पूछने की कोशिश की UNEP के वहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि आखिर किस आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है मुरादाबाद को। खैर फिलहाल ये है कि अभी रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर है। प्रदूषण में कई तरह की चीज़ें होती है, ध्वनि प्रदूषण भी एक इम्पॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन के बाद ध्वनि यानी शोर की वजह से आदमी का मानसिक जो है स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के में ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? आंसरों का 5। कौन कौन से शहर हैं? तो मुरादाबाद, दूसरा है कोलकाता, तीसरा दिल्ली है, चौथा जयपुर है और फिर पांचवा आसनसोल है। और सबका डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण को, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, तो मुरादाबाद का 114 डेसिबल ये मापा गया है UNE की रिपोर्ट के अनुसार। कोलकाता का 89 डेसिबल है, दिल्ली का 83 डेसिबल, जयपुर का 84 डेसिबल और आसनसोल का 89 डेसिबल ये देखा गया है। ओके, UNEP में दुनिया के, UNEP की जो रिपोर्ट है उसमें दुनिया के 61 शहरों सिटीज़ का जिक्र है। और WHO के अनुसार अगर हम कहें कि कितना होना चाहिए शोर का स्तर, यानी पॉल्यूशन, किस शोर के बाद हम उसको पॉल्यूशन मानेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन मानेंगे, तो आवासीय क्षेत्रों के लिए 55 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड आ रहा है वहाँ पर, तो उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। 55 है आवासीय क्षेत्रों के लिए, कॉमर्शियल और ट्रैफिक एरिया के लिए 70 डेसिबल है, यानी मैक्सिमम 70 डेसिबल तक हो सकता है। ओके, कहाँ पर? कॉमर्शियल और ट्रैफिक एरिया वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का आंसर होगा ढाका। ढाका क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। ओके, UNEP के बारे में बता दूं, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इसके चीफ हैं इंगर एंडरसन। स्थापना हुई थी UNEP की 1972 में। ओके, अब बात ढाका की कर लें तो इस रिपोर्ट के अनुसार ढाका में 2021 में, पिछले साल जो पॉल्यूशन का लेवल था वो 119 डेसिबल देखा गया था। ओके, और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर शहरों में देखेंगे, शोर वाले शहरों में, तो नंबर 1 तो ढाका है बांग्लादेश में, वहाँ पर 119 डेसिबल है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में खासतौर पर UPSC और PCS वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो इसमें डिटेल जानना चाहिए, जो भी मैंने बताया क्या शोर होता है, कितना लेवल का होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं हर एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, और UPSC में तो आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का, और दूसरे में भी SSC हो, रेलवे में भी, उनमें, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन ज़रूरी है। तो नंबर 1 पे ढाका है, वहाँ 119 डेसिबल है पॉल्यूशन लेवल, नॉइज़ पॉल्यूशन लेवल का। मुरादाबाद में 114 है, हालांकि इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा नंबर है इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान की राजधानी, वहाँ पर 105 डेसिबल ये रिकॉर्ड किया गया है, हाईएस्ट जो उसका नॉइज़ पॉल्यूशन हो। चौथा है राजशाही, ये बांग्लादेश का एक शहर है, वहाँ पर 103 है। और पांचवा है हो ची मिन्हा सिटी, ये वियतनाम में है, और यहाँ पर 103 डेसिबल मापा गया है नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, और अगर बात करेंगे दुनिया के सबसे शांत शहर कौन कौन से हैं, तो उनमें ये सब शहर है एयरब्रेड, लियोन, मैड्रिड, स्टॉकहोम और बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ओके, नीदरलैंड रेडबुल के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने ये जीत लिया है। फोटोग्राफ ये रहा इनका। अगला क्वेश्चन,
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा शशि सिन्हा। BARC के बारे में बताऊं, जो टेलीविज़न की रेटिंग होती है, पता चलता है कि कौन टॉप पर है। जो चैनल्स हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हो या स्पोर्ट्स चैनल हो, कौन सा टॉप पे है, किसकी रेटिंग ज़्यादा है, ये काम BARC करता है, एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, मुख्यालय मुंबई में है और ये बना दिए गए हैं शशि सिन्हा चेयरमैन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 मार्च। ओके, 27 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं अब? आंसर होगा गिलबर्ट होंगबो। ओके, ये टोंगो देश के हैं गिलबर्ट, और उनको ये बनाया गया है, उनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, तो उसकी बैठक में ये चुना गया उनको। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है उसको कल के वीडियो में दूंगा। और मैं फिर से बता दूं कि मैराथन वीडियो देखना मत भूलना, जनवरी से मार्च तक का, 1 अप्रैल सुबह 11 बजे। और आप सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए और वहाँ पर ऐप आ जाएगा, ये लोगो बना हुआ, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। मेंबरशिप भी ले सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम रकम में। 1 साल तक आपको PDF मिलता है इसके थ्रू। और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू आपको मिल सकती है। जो भी अपडेट हो रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो सब। तब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।